गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। इसका एक परिचय देखेंगे हम। इसका पार्ट 1 है ये, और ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो ब्रह्मांड क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो भी विशाल अंतरिक्ष है वो ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी पिंड, सभी आकाशीय पिंड, जैसे सुदूर स्थित तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब सम्मिलित हैं। साथ ही पृथ्वी और इस पर मौजूद सभी पदार्थ भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्मांड। अब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाशगंगाएं, जो विशालकाय आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, उन सबको सम्मिलित करके हम किसकी रचना करते हैं? ब्रह्मांड की रचना करते हैं। अब मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? मिल्की वे आकाशगंगा है, वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सोलर सिस्टम अवस्थित है। तो यह तारों का ऐसा समूह है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल, जो अपनी ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के से परस्पर आकर्षित हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये मिल्की वे है। इसका डायमीटर है कितना? 1 लाख प्रकाश वर्ष। ये जो मिल्की वे है आपको दिख रही है, पूरा मिल्की वे है। इस मिल्की वे में यहाँ पर आपको है ये दिखेगी पृथ्वी। तो मिल्की वे का एक पार्ट है पृथ्वी, और पृथ्वी किसका एक पार्ट है? सोलर सिस्टम का, या अपना जो पृथ्वी का जो सौर मंडल है उसका एक पार्ट है पृथ्वी। और ये आप यहाँ देख सकते हो, ये जो एक्सिस है ये दिखा रहा है कि पृथ्वी इसके ऊपर इस एक्सिस पे घूम रही है। तो ये मिल्की वे जिस पर हमारा सौरमंडल अवस्थित है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं मिल्की वे की। उन विशेषताओं को एक बार देख लेते हैं। पहली, ये सर्पिलाकार है। उसके बाद में देखेंगे इसका व्यास, इसका डायमीटर है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। कितना है? 2 आकाशीय पिंडों की मध्य की दूरी को हम लाइट ईयर में नापते हैं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो इनका जो व्यास है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष जितना है, और इसका आकार कैसा है? तश्तरी नुमा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अपने केंद्र पर वामावर्त, काउंटर क्लॉकवाइज, आप इसका रोटेशन देखोगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, वामावर्त घूम रही है। मतलब घड़ी की सुई की दिशाओं के विपरीत ये घूर्णन कर रही है। फिर सभी तारे में जितने भी इसमें तारे अवस्थित हैं, जैसे सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के जैसे अनेकों तारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टार्स हैं वो आकाशगंगा में, इसके आकाशगंगा जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, केंद्र है, उसके चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। तारों की डिस्क, ये जो इसमें जो जितने भी तारे चक्कर लगाते हैं तो वो सब मिलके एक डिस्क बनाते हैं। इसकी जो डिस्क है वो केंद्र में काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, जो आकाशगंगा के केंद्र में तारों के एक अपेक्षाकृत उच्च संकेंद्रण का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें क्या होता है कि आकाशगंगा के जो सेंटर में है ना, उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है तारों का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से जो केंद्र में क्या है, ये मोटी होती है। इसके केंद्र से सूर्य की दूरी काफ़ी अधिक है। कितनी है वो? लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष। जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था, पृथ्वी जहाँ पर अवस्थित है वो सौरमंडल वाला एरिया है, जहाँ पर सौरमंडल है। ठीक है, तो उसकी जो दूरी है केंद्र से सूर्य, इसके जो मिल्की वे है इसका जो केंद्र है उससे सूर्य की दूरी लगभग 2700 प्रकाश वर्ष है। ये आप देखोगे इसमें आपको रोटेशन दिखेगा। इसमें आप देख सकते हो कि जो आकाशगंगा है वो कैसे घूम रही है? ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है जहाँ पर सौरमंडल अवस्थित है, सौरमंडल में आपकी पृथ्वी अवस्थित है। ठीक है, और दूसरी बात, इसका जो केंद्र आप देख रहे होंगे, केंद्र में जो कॉन्सेंट्रेशन है तारों का, जो स्टार्स द्वारा निर्मित जो डिस्क है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते जाओगे तो वो जो उसका सघनता है वो कम होती जा रही है। और सूर्य
इसके केंद्र से कितना दूर अवस्थित है? लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर अवस्थित है। तो ये आपका हो गया मिल्की वे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तारे क्या होते हैं? तो तारे हैं क्या? तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो निरंतर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? ये निरंतर प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और ये किससे निर्मित होते हैं? ये निर्मित होते हैं हाइड्रोजन गैस से, हीलियम गैस से और धूल के विशालकाय बादलों से निर्मित होते हैं ये। तो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल जो है इनका मेजर कांस्टेंट है क्या, जो क्या बनाता है? स्टार्स बनाता है। और इनकी एक दूसरा लाक्षणिक विशेषता क्या है कि ये निरंतर प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं, अर्थात इनमें खुद में क्या होता है? एनर्जी सोर्स होता है। तारों में उनके कुल भार का 70% हाइड्रोजन होता है। तारों के कुल भार का 70% हाइड्रोजन, 28% के आसपास हीलियम होता है, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन होता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो पोर्शन बचा उसमें लोहा और अन्य भारी धातुएं इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो देखोगे आप क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से ये बने होते हैं। सभी तारे, जैसे सूर्य भी एक तारा है, सूर्य के समेत सभी तारे, यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में परिवर्तित होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है जुड़ के हीलियम बनाता है, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। और इसी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा बड़ी मात्रा में ऊर्जा, ताप और प्रकाश उत्सर्जित होता है। और यही ताप और प्रकाश तारों में क्या उत्पन्न करता है? चमक उत्पन्न करता है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा इनमें जो ऊर्जा जनरेट होती है वो किसके द्वारा जनरेट होती है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम। और एक श्रृंखला अभिक्रिया की भांति काम करती है ये। और ये जो होती है संलयन अभिक्रिया कहलाती है, नाभिकीय संलयन इसको बोलते हैं। और इसके द्वारा ऊष्मा, ताप और प्रकाश का सृजन होता है। इसके बाद आप देखते हैं तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे रंग, उनका आकार, चमक यानी दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। तो 3 रंग के तारे हो सकते हैं, एक है लाल, रेड, एक है वाइट और एक है ब्लू। लाल, सफ़ेद और नीला। तो तारे का जो पृष्ठ सतह का जो ताप होता है उसके आधार पर ये निर्धारित होता है। जो लाल होता है, जिसका पृष्ठ लाल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इनका ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है। इनका पृष्ठीय ताप या जो सतही ताप होता है उसका ताप कम होता है। वाइट होते हैं, उनमें जो पृष्ठीय ताप होता है वो लाल से ज़्यादा होता है। और जो नीले कलर के होते हैं, ब्लू होते हैं, इनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है। तो इसके आधार पर क्या होता है? तारों का कलर निर्धारित होता है। उससे हमें क्या पता लगता है कि ये इनका जो पृष्ठीय ताप है वो कितना है। अब देखो, आप प्रोक्सिमा सेंटोरी आपने सुना होगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के सबसे निकट तारा है, ठीक है। सबसे निकट तो सूर्य है ऑब्वियसली, लेकिन सूर्य के बाद में सबसे निकट जो तारा है वो क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। और पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष, 4.22 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और दूसरा एक तारा है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी जो है पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद में पृथ्वी के निकट स्थित सबसे निकटतम तारा है। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम या सौर मंडल की। तो सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में सूर्य और उसके साथ में 8 उपग्रह हैं। और सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह, जो भी ग्रह हैं उनमें से कुछ के उपग्रह हैं तो उनको उपग्रहों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे। साथ ही अन्य पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु या कॉमेट्स या मेटियोर्स इसमें सम्मिलित हैं। तो ये जितने भी जिन 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 पिंडों की हमने बात की वो सब मिलके क्या बनाते हैं? सौर मंडल। इसमें याद रखिएगा कि पहले 9 ग्रह थे, अभी जो डी क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें यम से ग्रह का दर्जा छीन के उसको क्या बना दिया गया? बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसको भी हम देखेंगे। सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र से लगभग कितना है? अभी बताया
1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है और लगभग कितना पुराना है, इसकी आयु लगभग 5 अरब वर्ष जितनी है। ठीक है। सूर्य क्या है, सौर प्रणाली या सोलर सिस्टम के केंद्र में है। ठीक है। और ये सभी विशालकाय पिंड इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ। और सूर्य किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, जो आपकी मिल्की वे है उसके केंद्र की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सौरमंडल और उसके सभी ग्रह और अन्य पिंड इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसका कारण क्या है, सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स या सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। इस प्रकार सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति मुख्य रूप से सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होती है। सौरमंडल में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण सौरमंडल के पदार्थों का लगभग 99.9% केवल सूर्य से निर्मित है। इससे आपको पता लगेगा कि सौरमंडल में सूर्य का कितना इम्पोर्टेंस है। साथ ही सौरमंडल में सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य ही है, क्योंकि वो क्या है, एक तारा है और उसके पास स्वयं की ऊर्जा है। और वो ऊर्जा उसको कहाँ से प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य। तो सूर्य क्या है, सौरमंडल या सौर परिवार में सूर्य का प्रमुख स्थान है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया। अन्य लाखों तारों की तुलना में सूर्य मध्यम आकार का तारा है और इसकी दीप्ति औसत दीप्ति वाला है। हालांकि सूर्य पृथ्वी के निकटतम है, फिर भी यह पृथ्वी से कितनी दूर पर अवस्थित है, 150 × 10⁶ किलोमीटर। यदि आप किलोमीटर में लोगे तो इतना दूर अवस्थित है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इसको लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड का। आप कंपेयर करके देखोगे, सूर्य के बाद में जो सबसे निकटतम तारा है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 4.3 ईयर्स, 4.3 वर्ष लगते हैं। तो आप देख सकते हो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से कितना दूर अवस्थित है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें 71% के आसपास हीलियम मिलेगा, हाइड्रोजन है, और 26.5% के आसपास क्या है, हीलियम है। और जो रिमेनिंग है वो अन्य भारी तत्व हैं, जो लगभग 2.5% हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसको बोलते हैं कोर या क्रोड। इसका ताप कितना होता है, इसका ताप होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और जो सूर्य का जो सबसे बाहर वाला सतह है उसका तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये डायग्राम देख सकते हो। तो ये जो फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है। और ये जो कोर आपको मध्य में दिख रहा है, यहाँ का जो तापमान है होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम डिटेल से नहीं देखेंगे अभी, लेकिन आप इसमें देखिएगा कुछ कुछ जगह पर सनस्पॉट्स दिखेंगे आपको। अभी देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में कि ये सनस्पॉट्स होते क्या हैं। तो इसमें देखिए कन्वेक्शन जोन है, एक रेडिएशन जोन है जहाँ से ऊर्जा बाहर की तरफ आती है। और कन्वेक्शन में क्या होता है, ये संवहनीय तरंगें चलती हैं। ठीक है, ये मूव करती हैं नीचे। क्यों करती हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है। दो जगह पर जब अलग अलग तापमान होता है तो पदार्थों का संवहन होता है और ऊर्जा उसके माध्यम से प्रभावित होती है। वो कन्वेक्शन सेल हम बाद में भी देखेंगे। तो अब ये बताने के लिए मैं ये डायग्राम डाला हूँ यहाँ पे कि इसकी सतह पर, फोटोस्फीयर पर कुछ कुछ जगह पे आपको सनस्पॉट्स दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सनस्पॉट्स क्या होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये ठीक है, अब ये कैसे इतना टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात हाइड्रोजन क्या करता है, हीलियम बनाता है। और नाभिकीय संलयन इसको बोलते हैं। नाभिकीय संलयन के द्वारा ऐसा होता है और इसके द्वारा इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का संचयन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, वो उसको गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसको बाहर नहीं जाने देता।
इसे क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल कहते हैं। और ये कैसे होता है, ये रेड कलर का होता है। ठीक है, क्रोमोस्फीयर किस कलर का होता है, रेड कलर का। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, सूर्य किरीट या कोरोना कहलाता है। ठीक है, ये बाहरी पार्ट होता है जो केवल तभी दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण की अवस्थिति होती है। कोरोना क्या करता है, इसके द्वारा एक्स किरणें उत्सर्जित की जाती हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो उस समय कोरोना द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। कभी कभी जो फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल होता है से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वाला। प्रकाश मंडल से, ठीक है, जो ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं हम सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला। ये इंपॉर्टेंट है। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। ये आप कह सकते हो कि ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं, ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र से जब ये इंटरेक्ट करती हैं सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वालाएं, तो एक प्रकार की रंगीन रोशनी उत्पन्न करती है, रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं। उसको बोलते हैं ऑरोरा लाइट्स। ठीक है, इसे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इस चीज़ को बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिण ध्रुव पर इनको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब इसको देख सकते हो इस डायग्राम में, ये सनस्पॉट्स हैं, ये सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वालाएं हैं। ठीक है, ये सौर ज्वालाएं जब ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब इसके द्वारा जब ये चुंबकीय क्षेत्र से संपर्क में आएंगी सोलर फ्लेयर्स, तो यहाँ पर एक इसके नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव पे, मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों में ऑरोरा निर्मित होती है या रंगीन ज्वाला उत्पन्न होती है, जिसको उत्तरी ध्रुव में क्या बोलते हैं, जिसको उत्तर में क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव पर इसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और साउथ पे बोलते हैं इसको, साउथ पोल पे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति। इसके बाद में ये आप देख सकते हो, ये ध्रुव ज्योति अलग अलग कलर का प्रकाश ये उत्पन्न करती है। देखो, सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हीं काले धब्बों को क्या बोलते हैं, सौर कलंक या सनस्पॉट्स। ठीक है, और ये अब सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं, जिनका तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया कि फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन जहाँ पर सन स्पॉट्स होते हैं या सोलर स्पॉट्स होते हैं या सौर कलंक होते हैं, वहाँ पर सूर्य का जो तापमान है, सतह का तापमान अपेक्षाकृत क्या होता है, ठंडा होता है। और ये जो सौर कलंक है, ये प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी का जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है वो प्रभावित होता है। तो ये याद रखने की बात है कि सौर कलंक वो क्षेत्र हैं जो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं। ठीक है, सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, सूर्य अपनी संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा क्या करता है, सोलर फ्लेयर्स या सौर विकिरणों को निर्मित करता है, और सशक्त आवेशित किरणें कोरोनल मास इंजेक्शन के रूप में ये इसको प्रवाहित करता है। आवेशित किरणों के रूप में ये प्रवाहित होती हैं विकिरणें, और यह घटना क्या करती है, विभिन्न उपग्रहों या फिर आप बोल सकते हो कि जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको प्रभावित कर सकती है। सेम जैसे सनस्पॉट के समय होता है, वही चीज़ आपको सोलर तूफान या सोलर स्टॉर्म्स के समय देखने को मिल सकती है। तो ये इसमें अभी हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनको कैसे वर्गीकृत करते हैं, उसका वर्गीकरण हम देखेंगे। ठीक है, जो आंतरिक ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, और कौन कौन से ग्रहों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम शॉर्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।